दोस्तों, अगर आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हैं तो क्या आप पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देंगे? शायद नहीं। लेकिन अब सवाल यह है, अगर एक स्टॉक में पूरा पैसा लगाना रिस्की हो सकता है तो फिर कितने स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए? क्या 5 स्टॉक काफ़ी है? 10, 20 या फिर 50 स्टॉक खरीद लेना ज़्यादा सुरक्षित है? यहीं से शुरू होती है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की असली कहानी। बहुत से इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो को सिर्फ स्टॉक की एक लिस्ट मानती है। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास अलग अलग कंपनियों के 15 या 20 स्टॉक हैं तो उनका पोर्टफोलियो अपने आप डाइवर्सिफाइड हो गया है। लेकिन दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ ज़्यादा स्टॉक खरीदना नहीं है। मान लीजिए आपके पास 15 अलग अलग स्टॉक हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर एक ही सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि आपके पास कंपनियां अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका बिजनेस रिस्क काफ़ी हद तक एक जैसा है। यानी आपने रिस्क को ख़त्म नहीं किया, सिर्फ अलग अलग नामों में बांट दिया। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आपने 4 लाख रुपए बैंक के स्टॉक में लगाए, 3 लाख रुपए फाइनेंशियल कंपनी में लगाए और बाकी पैसा एनबीएफसी स्टॉक में लगा दिए। कागज पर आपका पैसा कई कंपनियों में बटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में कोई बड़ी परेशानी आती है तो आपके पोर्टफोलियो के कई हिस्से एक साथ प्रभावित हो सकती है। यानी स्टॉक अलग है लेकिन रिस्क काफ़ी हद तक एक जैसा है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ यह नहीं पूछता कि मेरे पास कितने स्टॉक हैं, वो यह भी पूछता है कि मेरे स्टॉक में कितने तरह के रिस्क मौजूद हैं। इसके बाद सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल तय करना जरूरी है। आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, या कुछ वर्षों बाद होने वाले किसी बड़े खर्च के लिए? क्योंकि आपका गोल और टाइम होराइजन बदलते ही आपके पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर भी बदल सकती है। इसके बाद आता है एसेट एलोकेशन, यानी आपके पैसे का कितना हिस्सा इक्विटी में हो, कितना डेट जैसे अपेक्षाकृत स्थिर एसेट में हो, कितना कैश रखा जाए और आपकी ज़रूरतों के अनुसार दूसरे एसेट की क्या भूमिका हो। जिस व्यक्ति का टाइम होराइजन कई दशकों का है, उसकी ज़रूरतें उस व्यक्ति से अलग हो सकती है जिसे कुछ वर्षों में अपने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए हर इन्वेस्टर के लिए एक जैसा पोर्टफोलियो सही नहीं हो सकता, और यहीं बहुत से इन्वेस्टर गलती करते हैं। वे किसी दूसरे व्यक्ति का पोर्टफोलियो देखते हैं और बिना अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझे उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति का रिस्क कैपेसिटी, उसका टाइम होराइजन और उसके फाइनेंशियल गोल्स आप जैसे हों, यह जरूरी नहीं है। इसलिए पोर्टफोलियो बनाने से पहले दूसरों का पोर्टफोलियो कॉपी करने के बजाय अपनी ज़रूरतों को समझना ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो बनाते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, कितना डाइवर्सिफिकेशन पर्याप्त हो सकता है, एक स्टॉक में कितना रिस्क रखना उचित हो सकता है, और कब पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग रिव्यू करना उपयोगी हो सकता है। क्योंकि अच्छा पोर्टफोलियो वह नहीं जिसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक हो। अच्छा पोर्टफोलियो वह है जो आपके फाइनेंशियल गोल, टाइम होराइजन और रिस्क कैपेसिटी के अनुसार स्ट्रक्चर किया गया हो, और जिसे आप मार्केट के अच्छे और मुश्किल दोनों दौर में डिसिप्लिन के साथ संभाल सकें। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए? इसका कोई एक तय नंबर नहीं है, क्योंकि सही संख्या आपकी नॉलेज, रिस्क कैपेसिटी, टाइम होराइजन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर निर्भर करती है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन एक ही चीज़ नहीं है। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर के पास 50 अलग अलग स्टॉक है, उसे लगता है कि अब उसका रिस्क बहुत कम हो गया। लेकिन अगर हर स्टॉक में बहुत छोटी सी अमाउंट लगी हो तो किसी अच्छे स्टॉक की शानदार परफॉर्मेंस भी पूरे पोर्टफोलियो पर बहुत कम असर डाल सकती है।
दूसरी तरफ अगर आपके पास सिर्फ 3 स्टॉक है और उनमें से किसी एक कंपनी में गंभीर समस्या आ जाती है तो पूरे पोर्टफोलियो पर बड़ा असर पड़ सकता है। यानी समस्या सिर्फ स्टॉक की संख्या की नहीं है, असल सवाल है एक इन्वेस्टमेंट में आपका कितना कैपिटल लगा हुआ है और अगर उस इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस खराब हुआ तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पर कितना असर पड़ेगा। इसे एक पोजीशनिंग साइनिंग कहा जाता है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, आपने किसी एक स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाए, यानी उस स्टॉक का वेट आपके पूरे पोर्टफोलियो का 10% है। अब अगर उस स्टॉक की कीमत 50% गिर जाती है तो बाकी सभी चीज़ें समान रहने पर पूरे पोर्टफोलियो पर लगभग 5% का असर पड़ेगा। लेकिन अगर उसी स्टॉक में आपने 5 लाख रुपए लगा दिए तो वही 50% की गिरावट आपके लिए पोर्टफोलियो पर कहीं बड़ा असर डाल सकती है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ यह नहीं पूछता यह कंपनी कितनी अच्छी है, वह यह भी पूछता है कि अगर मेरा अनुमान गलत हुआ तो मेरे पूरे पोर्टफोलियो पर कितना असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन की। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी और दूसरी फाइनेंशियल कंपनियां हैं। आपको लग सकता है कि आपका पैसा कई अलग अलग कंपनियों में बटा हुआ है, लेकिन इसमें से कई कंपनियों के बिजनेस पर कुछ समान आर्थिक परिस्थितियां का असर पड़ सकता है। इसलिए पोर्टफोलियो बनाते समय सिर्फ अलग अलग कंपनियों को देखना काफ़ी नहीं है, अलग अलग बिजनेस रिस्क को भी समझना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर सेक्टर में ज़बरदस्ती पैसा लगाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का उद्देश्य पोर्टफोलियो को इतना बैलेंस रखना है कि किसी एक इन्वेस्टमेंट की समस्या आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान को प्रभावित न कर दे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पोर्टफोलियो में कैश की भूमिका। बहुत से इन्वेस्टर कैश को बेकार पड़ा हुआ पैसा समझते हैं, लेकिन कैश का एक हिस्सा इमरजेंसी नीड्स और पहले से प्लान किए गए एक्सपेंस के लिए उपयोगी हो सकता है। ध्यान रखिए, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक ही चीज़ नहीं है। अगर अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और उसी समय मार्केट नीचे हो तो मजबूरी में अपने इन्वेस्टमेंट बेचने की स्थिति से बचना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए पहले अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी को समझना जरूरी है और उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करना चाहिए। अब तक हमने 4 महत्वपूर्ण चीज़ें समझी: गोल, एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और पोजीशनिंग साइनिंग। लेकिन पोर्टफोलियो बन जाने के बाद काम खत्म नहीं होता, क्योंकि समय के साथ मार्केट बदलता है, स्टॉक की कीमतें बदलती हैं और आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट का वेट भी बदल सकता है। यहीं पर आता है रीबैलेंसिंग। बहुत से इन्वेस्टर इस हिस्से को नज़रअंदाज कर देती, लेकिन पोर्टफोलियो को हर छोटी मार्केट मूवमेंट पर बदलते रहना और दूसरी तरफ पोर्टफोलियो का कभी रिव्यू ही न करना, दोनों ही समस्या पैदा कर सकती है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स न तो हर छोटी हलचल पर अपना प्लान बदलता है और ना ही अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह भूल जाता है। वह एक स्पष्ट रिव्यू फ्रेमवर्क बनाता है और उसके अनुसार अपने पोर्टफोलियो को चेक करता है। आगे हम रीबैलेंसिंग आखिर क्या है, यह कब उपयोगी हो सकती है और कैसे एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को समय के साथ अपने गोल्स, टाइम होराइजन और रिस्क कैपिटल के अनुसार बैलेंस रख सकता है, यह विस्तार से समझने वाले हैं। दोस्तों, अब मान लीजिए आपने अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार एक पोर्टफोलियो बनाया, आपने एसेट एलोकेशन तय किया, अलग अलग इन्वेस्टमेंट चुने, डाइवर्सिफिकेशन किया और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। कुछ साल बाद इक्विटी मार्केट में अच्छी तेजी आई, आपके स्टॉक की कीमतें काफ़ी बढ़ गई। अब क्या हुआ, आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का हिस्सा बहुत शुरुआत की तुलना में काफ़ी बढ़ गया। यानी जिस एलोकेशन के साथ आपने शुरुआत की थी, पोर्टफोलियो अब उससे अलग हो चुका है। यही रीबैलेंसिंग उपयोगी होता है।
असल भाषा में रीबैलेंसिंग का मतलब है अपने पोर्टफोलियो को फिर से उस एलोकेशन के करीब लाना जिसे आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क कैपेसिटी के अनुसार तय किया था। लेकिन दोस्तों, रीबैलेंसिंग का मतलब मार्केट की हर छोटी हलचल पर बार बार खरीदना और बेचना नहीं। अगर आप हर सप्ताह पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं तो वह रीबैलेंसिंग के बजाय ओवर ट्रेडिंग हो सकता है। एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर पहले से एक स्पष्ट फ्रेमवर्क तय करता है। पोर्टफोलियो का रिव्यू कब करना है, किन परिस्थितियों में एलोकेशन बदलने पर विचार करना है और कौन सा बदलाव वास्तव में महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार इक्विटी और डेट के बीच एक निश्चित एलोकेशन तय किया। समय के साथ इक्विटी मार्केट तेजी से बढ़ा और आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का हिस्सा आपकी ओरिजिनल प्लानिंग से काफ़ी ऊपर चला गया। ऐसी स्थिति में आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कर सकते हैं और ज़रूरत होने पर एलोकेशन को फिर से अपने ओरिजिनल प्लान के करीब लाने पर विचार कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा यह भी हो सकता है कि जिस एसेट का हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसका कुछ हिस्सा कम करके दूसरे एसेट का एलोकेशन फिर से संतुलित किया जा सके। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, रीबैलेंसिंग मार्केट टाइमिंग की स्ट्रेटजी नहीं है। आप यह दावा नहीं कर रहे कि मार्केट अब गिरने वाला है। आप सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के करीब रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि पोर्टफोलियो का रिव्यू कितनी बार करना चाहिए। इसका कोई एक यूनिवर्सल आंसर नहीं है। कुछ इन्वेस्टर निश्चित अंतराल पर रिव्यू करते हैं, कुछ तब रिव्यू करते हैं जब उनके पोर्टफोलियो के एलोकेशन में बड़ा बदलाव हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिव्यू का उद्देश्य हर बार कोई नया स्टॉक ढूंढना नहीं होना चाहिए। रिव्यू का असली उद्देश्य होना चाहिए, क्या मेरा पोर्टफोलियो अभी भी मेरे फाइनेंशियल गोल के अनुसार है? क्या मेरा टाइम होराइजन अभी भी वही है? क्या मेरी रिस्क कैपेसिटी बदली है? क्या किसी इन्वेस्टमेंट की मूल इन्वेस्टमेंट थीसिस बदल गई है? क्या मेरा पोर्टफोलियो किसी एक सेक्टर या एक ही तरह के रिस्क पर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड हो गया है? और क्या मेरे फाइनेंशियल गोल के करीब आने के साथ मुझे रिस्क धीरे धीरे कम करने पर विचार करना चाहिए? यही एक और महत्वपूर्ण बात, पोर्टफोलियो स्टैटिक नहीं होता। आपकी ज़िंदगी बदलती है, इनकम बदल सकती है, आपके फाइनेंशियल गोल्स बदल सकते हैं और समय के साथ आपके गोल्स का टाइम होराइजन भी छोटा हो जाता है। इसलिए आपके पोर्टफोलियो को भी समय समय पर रिव्यू करना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर मार्केट क्रैश के बाद अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बदल दी जाए। मार्केट का नीचे जाना अपने आप साबित नहीं करता कि आपका पोर्टफोलियो गलत है। अगर आपका गोल्स लॉन्ग टर्म है और आपके इन्वेस्टमेंट्स आपकी प्लानिंग और रिस्क कैपेसिटी के अनुसार चुने हुए हैं तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और लॉन्ग टर्म रिस्क के बीच अंतर समझना जरूरी है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वह अपने पोर्टफोलियो को इस तरह स्ट्रक्चर करने की कोशिश करता है कि मार्केट की अनिश्चितता के बावजूद वह अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पर डिसिप्लिन के साथ टिक सके। और यही पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की असली खूबसूरती है। अब आखिरी सवाल, अगर हमें एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना है तो पूरा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? कितना पैसा कहाँ एलोकेट करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना डाइवर्सिफिकेशन रखना है और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए जिसे आप वर्षों तक डिसिप्लिन के साथ मैनेज कर सकें। आइए इसे एक आसान और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के साथ समझते हैं। दोस्तों, अब तक हमने पोर्टफोलियो बनाने के अलग अलग हिस्सों को समझा। अब पूरी बात को एक आसान और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में समझते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टॉक की लिस्ट मत बनाइए। सबसे पहले अपना फाइनेंशियल मैप बनाइए। पहला स्टेप,
अपना गोल तय कीजिए। आप इन्वेस्टमेंट किस उद्देश्य से कर रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, या किसी दूसरे फाइनेंशियल गोल के लिए? क्योंकि बिना गोल के पोर्टफोलियो बनाना ऐसा है जैसे बिना डेस्टिनेशन के जर्नी करना। जब आपका गोल क्लियर हो जाता है तो बाकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना भी आसान हो जाती है। दूसरा स्टेप है टाइम होराइजन समझिए। आपको इस पैसे की ज़रूरत कब पड़ सकती है? अगर आपका पैसा कई सालों के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, लेकिन अगर कुछ ही सालों में पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए टाइम होराइजन आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा स्टेप है एसेट एलोकेशन तय करना। अब तय कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट, कैश और दूसरी एसेट कैटेगरी की क्या भूमिका होगी। यह एलोकेशन आपके फाइनेंशियल गोल, टाइम होराइजन और रिस्क कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए। किसी दूसरे इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन देखकर उसे कॉपी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका गोल, उसका टाइम होराइजन और उसकी रिस्क कैपेसिटी आपसे अलग हो सकती है। चौथा स्टेप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। अब अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को देखिए। क्या आपका पोर्टफोलियो किसी एक सेक्टर, एक थीम या एक ही बिजनेस रिस्क पर बहुत ज़्यादा डिपेंड तो नहीं? क्या किसी एक कंपनी में ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल तो नहीं लगा हुआ? याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन का उद्देश्य रिटर्न को मैक्सिमाइज करना नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पोर्टफोलियो रिस्क को मैनेज करना। पांचवा स्टेप पोजीशन साइजिंग तय कीजिए। किसी कंपनी पर आपका कितना भरोसा, यह एक सवाल है, लेकिन उस कंपनी में आपके पूरे पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए, यह एक अलग सवाल है। एक शानदार बिजनेस भी अगर आपके पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाए तो पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए पोजीशन साइजिंग को कभी इग्नोर मत कीजिए। हर इन्वेस्टमेंट के लिए सोचिए, अगर मेरा अनुमान गलत हुआ तो मेरे पूरे पोर्टफोलियो पर कितना असर पड़ेगा। छठा स्टेप है रिव्यू और रीबैलेंसिंग कीजिए। पोर्टफोलियो बनाने के बाद उसे पूरी तरह भूल मत जाइए, लेकिन हर दिन उसे बदलते ही मत रहिए। समय समय पर रिव्यू कीजिए। क्या मेरा फाइनेंशियल गोल अभी भी वही है? क्या मेरा एसेट एलोकेशन अभी भी सही है? क्या मेरा रिस्क मेरी कैपेसिटी के अंदर है? क्या किसी इन्वेस्टमेंट की मूल इन्वेस्टमेंट थीसिस बदल गई है? और क्या मेरा पोर्टफोलियो किसी एक सेक्टर या एसेट पर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड हो गया है? अगर ज़रूरी हो तो पोर्टफोलियो को दोबारा अपने ओरिजिनल प्लान के करीब लाने के लिए रीबैलेंस पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, एक स्मार्ट पोर्टफोलियो का मतलब यह नहीं कि उसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक हो, और ना ही इसका मतलब यह है कि उसमें सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले एसेट भी हो। स्मार्ट पोर्टफोलियो वह है जिसे आप समझते हो, जिसका रिस्क आप समझ सकते हो और जिसे अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार लंबे समय तक बनाए रख सकें। क्योंकि इन्वेस्टिंग में कई बार समस्या किसी एक खराब इन्वेस्टमेंट से नहीं होती, बल्कि गलत पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर से भी होती है। अगर आपका पूरा पैसा कुछ ही इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड है तो एक गलत अनुमान आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर आपके गोल एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, पोजीशन साइजिंग और रीबैलेंसिंग, इन सभी को ध्यान में रखकर पोर्टफोलियो बनाया है तो आप मार्केट की अनिश्चितता के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। याद रखिए, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का उद्देश्य यह अनुमान लगाना नहीं है कि अगले साल कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। इसका उद्देश्य है ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाना जो आपको अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करे। और शायद यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वेल्थ सिर्फ एक शानदार स्टॉक चुनने से नहीं बनती,
वेल्थ मजबूत पोर्टफोलियो सही रिस्क मैनेजमेंट और लंबे समय तक डिसिप्लिन बनाए रखने से बनती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो सिर्फ यह मत पूछिए यह स्टॉक कितना बढ़ सकता है, इसके साथ यह भी पूछिए मेरे पूरे पोर्टफोलियो में इसकी सही जगह क्या है। क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट अपने आप में अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में उसकी सही पोजीशन यह तय करने में मदद करती है कि वह आपके फाइनेंशियल प्लान के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। और यही अंतर है सिर्फ स्टॉक पिकिंग और सही पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बीच। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।